क्लास एसीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के बारे में। ठीक है, फास्फोरस आपको पीछे लिख दिया गया है, इसका रासायनिक सूत्र P4 भी आपको लिख दिया गया है। फास्फोरस के बारे में स्टार्ट करना है तो फास्फोरस के सबसे पहले ये जान लीजिए कि 3 अपरूप होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। तीनों को क्रमशः लिखा गया है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि श्वेत फास्फोरस को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद उससे लाल फास्फोरस और फिर उससे काला फास्फोरस बनाना सीख लेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने श्वेत फास्फोरस के बारे में कंप्लीट पूरा पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद लाल फास्फोरस और काले फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। श्वेत फास्फोरस में हमने क्या लिया था, थॉमस स्लैग, जिसकी रासायनिक सूत्र क्या था, CaPO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने कराई थी SiO2 के साथ और यहाँ से हमको क्या मिला था, CaSiO3 और इसके साथ साथ क्या मिला था, P4O10। P4O10 में हमने कोक मिलाया था और इस कोक से हमको शुद्ध रूप से फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस मिला था। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमको पहले श्वेत फास्फोरस बनाना सीखना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फास्फोरस को बनाना सीखना है। फास्फोरस के 3 अपरूप यानी एलोट्रॉप्स हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को बनाने के लिए हमको थॉमस स्लैग लेना पड़ता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaPO4 का होल ट्वाइस है। इसकी अभिक्रिया हम SiO2 के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पर मिलता है CaSiO3 और इसके साथ साथ P4O10 मिलता है। अब इसमें जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, P4O10 में कोक मिलाते हैं तो शुद्ध रूप से फास्फोरस P4 बाहर निकल कर आता है और इसी को क्या कहा जाता है, श्वेत फास्फोरस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसकी जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो सब हमने पढ़ ली थी, है ना। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बस हमको ये देखना है कि श्वेत फास्फोरस कैसे बनता है। अब इस श्वेत फास्फोरस से आगे वाली रिएक्शन क्या देखनी है, श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस और लाल फास्फोरस से काला फास्फोरस कैसे बनता है। श्वेत फास्फोरस P4, है ना, ये क्या था आपका, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस P4 को जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर जब श्वेत फास्फोरस को गर्म किया जाता है तो यहाँ लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। जब लाल फास्फोरस को 2 तापमान पर, यानी कहाँ, एक बार 530 केल्विन ताप पर, 530 केल्विन ताप पर, और दोबारा इसको फिर क्या है, इसी लाल फास्फोरस को 200 केल्विन ताप पर गर्म करने पर आपको क्या मिलता है, काला फास्फोरस मिलता है। यहाँ दोनों आपको क्या मिलेगा, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस मिलेगा, लेकिन तापमान अलग अलग है तो अलग अलग कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको, जहाँ आप 530 केल्विन ताप देते हैं वहाँ पर अल्फ़ा, है ना, ये वाला आपको 530 केल्विन पर अल्फ़ा काला फास्फोरस, और यहाँ पर 200 केल्विन ताप पर देने पर यहाँ पर बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। फिर से समझिए क्या कह रहा है, श्वेत फास्फोरस आप बनाना सीख लिए थे P4। इस P4 को जब 300 केल्विन ताप देते हैं तो ये लाल फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक है, अब इस लाल फास्फोरस को और ज़्यादा तापमान देंगे, है ना, और अधिक तापमान देंगे तो यहाँ पर 200 केल्विन ताप करिएगा, सॉरी, यहाँ पे 200 केल्विन ताप और यहाँ पे 300 केल्विन ताप। ठीक है, यहाँ जब सफ़ेद फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस को 200 केल्विन ताप देते हैं तो वो लाल फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक है, अब इस लाल फास्फोरस को 2 तापमान, अलग अलग 2 तापमान है, एक बार कितना दे रहे हैं, अगर इस लाल फास्फोरस को 530 केल्विन ताप देते हैं तो वो अल्फ़ा काला, है ना,
अल्फा काला फास्फोरस में बदल जाता है, अल्फा काला फास्फोरस में बदल जाता है। अगर इसी लाल फास्फोरस को 300 केल्विन ताप देते हैं तो बीटा काला फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक है, इनकी संरचना क्या होगी? बीटा वाली की संरचना रोम्बिक और यहाँ मोनोक्लिनिक। ठीक है, अब ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक आपने अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा हुआ है, पहला चैप्टर अपनी केमिस्ट्री का, है ना, तो उसमें क्रिस्टल के 7 समूह बताए गए हैं, खटकोणीय, त्रिनताक्ष, एक नताक्ष, है ना। उसमें से आपको एक मिलेगा रोम्बिक और एक मिलेगा मोनोक्लिनिक। तो ये मोनोक्लिनिक किसका है? अल्फा काला फास्फोरस का। और ये बीटा वाला कैसे बनाता है? रोम्बिक स्ट्रक्चर बनाता है। आई होप आप ये तीनों समझ गए होंगे, तीनों फास्फोरस के अपरूप क्या हैं। फास्फोरस के 3 अपरूप या 3 एलोट्रॉप्स हैं, यानी फास्फोरस इन 3 रूपों में मिलता है ना। पहला श्वेत, दूसरा लाल और तीसरा काला। मतलब जो श्वेत है अगर उसको थोड़ा सा आप क्या देंगे, गर्म करेंगे, थोड़ी सी हीट देंगे तो वो लाल में बदल जाएगा, और फिर उस लाल को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो काला में बदल जाएगा। अब काला 2 तरीके से बदलता है, अल्फा और बीटा में। अल्फा में कब बदलेगा? जब 530 केल्विन ताप देंगे। बीटा में कब बदलेगा? जब 300 केल्विन ताप देंगे। और सामान्य भाषा में आप इसको समझना चाहते हैं तो ये समझिए, जैसे प्याज है, प्याज को आप पहले क्या रहती है? पहले व्हाइट कलर की रहती है, सफ़ेद रहती है, श्वेत रहता है। फिर उसको जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाते हैं तेल में भुनने के लिए तो वो धीरे धीरे लाल होती है। फिर आप लगातार हीट देते जाइए तो वो प्याज आपकी क्या हो जाएगी? लाल से काली, यानी पहले सफ़ेद थी, फिर लाल हुई, फिर काली हुई। उसी तरह आपका फास्फोरस पहले श्वेत, फिर लाल, फिर काले में बदल जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि जो श्वेत फास्फोरस होता है वो ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होता है। ध्रुवीय विलायक जैसे जल ले सकते हैं ध्रुवीय विलायक में, क्योंकि वो टूटता है H+ और OH- में, 2 ध्रुव बन जाते हैं उसमें, एक H+ का और एक OH- का, है ना। तो ये श्वेत फास्फोरस जो होता है वो क्या आपके जल में अविलेय होता है, चाहे आप कह लीजिए ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होता है। ठीक है, आगे क्या होता है? ये अधिक क्रियाशील होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। अगर आप इसको बाहर ऐसे रख देंगे खुले में तो वो ऑक्सीजन के साथ या इन्वायरमेंट में, आपके वातावरण में जो गैसें हैं उनके साथ अभिक्रिया कर लेंगे। तो इस वजह से क्या किया जाता है? श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि पानी के साथ ये अभिक्रिया करेगा नहीं, क्योंकि पानी में ये जल में क्या है? अविलेय है, और बाहर रखा जाएगा तो अभिक्रिया कर लेगा। इस वजह से श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसकी क्या खासियत है? श्वेत फास्फोरस जुगनू की तरह चमकता है, यानी अंधेरे में अगर आप फास्फोरस को ऐसे रखेंगे तो वो क्या करेगा? चमकेगा। ठीक है, बाकी ये लाल और काले फास्फोरस जो होते हैं ये कैसे हैं? ये चमकते भी नहीं है, ना तो लाल फास्फोरस चमकता है ना तो काला फास्फोरस चमकता है, और इनकी क्रियाशीलता भी श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फास्फोरस हम पढ़ लिए हैं, अब फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पूछता है आपके क्वेश्चन में इस तरह की, फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के नाम बताइए, फास्फोरस के कितने ऑक्सो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है क्या है, फास्फोरस के कुल 7 ऑक्सो अम्ल होते हैं। पहला क्या है? हाइपो, पहले का नाम क्या है? हाइपोफास्फोरस। दूसरे का नाम है आर्थोफास्फोरस। तीसरे का नाम है पायरोफास्फोरस। 3 हो गए, होते कितने हैं? कुल 7, है ना। चौथा आपका होता है फिर से आपका हाइपोफास्फोरिक अम्ल। फिर 5वां आपका होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। 6वां आपका होता है पायरोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, एक लास्ट होता है आपका मेटाफास्फोरिक अम्ल। इतनी चीज सबको समझ में आई? क्या है कि ये आपके साथ जो है हाइपो, आर्थो, पायरो, है ना, इनके साथ क्या लगाना है? फास्फोरस केवल लगा देना है। आपको नाम याद रखना है, क्या कैसे लिखेंगे? 2 नाम याद रखना है, एक आर्थो, फिर क्या? पायरो,
फिर आपका क्या है हाइपो, ये 3 नाम है। अब इन तीनों के साथ एक बार आप फास्फोरस लगाएंगे, फिर इन्हीं तीनों के साथ आप क्या लगाएंगे, फास्फोरिक अम्ल लगाएंगे। इस तरह से कुल 7 ऑक्सो अम्ल बन जाएंगे। अब आपको पहले से पता है कि ऑक्सो अम्ल का मतलब क्या होता है, कि जिसमें ऑक्सीजन हो और जिसमें हाइड्रोजन हो, यानी जो H+ आयन दो अम्ल की वजह से H+ आयन दे। और दूसरी बात कह रहा है ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन से और अम्ल का मतलब किससे, H+ से, है ना, या H से। तो किसका ऑक्सो अम्ल बनाना है, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल बनाना है। तो जिसका, अब इसका रासायनिक सूत्र देखिए कैसे लिखेंगे। ऑक्सो अम्ल का मतलब समझ गए, ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन और अम्ल का मतलब H, यानी ऐसा कुछ होगा जिसमें आपके H भी होंगे और जिसमें आपका ऑक्सीजन भी होगा। अब जिस चीज़ का ऑक्सो अम्ल बनाना है उसको साथ में लेंगे, उसके साथ में H और O लगाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल बनाना है। तो सबसे पहले P तो रहेगा सब में, P तो सब में रहेगा क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल बनाना है हमको, तो सब में P लिख लिया। और क्या कह रहे हैं, ऑक्सो अम्ल बनाने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, क्या, H होना चाहिए, O होना चाहिए। तो सब में H और O होगा क्योंकि सबका हमको क्या बनाना है, ऑक्सो अम्ल बनाना है। ठीक है। अब बात ये आती है कि इनमें कितने कितने ऑक्सीजन, कितने कितने हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि रासायनिक सूत्र सबका अलग होगा तभी तो सबका नाम अलग अलग है ना। इतनी चीज़ समझ में आई कि क्या बनाना है, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल बनाने हैं। तो पहले फास्फोरस सब में रहेंगे, ऑक्सो अम्ल के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होना जरूरी होता है, तो सब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने लगा दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा करना है कि आप पहले क्या लिखिए, 3 3, आगे के 2 में क्या लिखिए, 3 3 यानी 33। फिर उसके बाद आप नीचे वाले में 2 क्या लगातार करिए, 4 4, है ना। उसके बाद क्या करना है, 3 और 4, और इसमें 1 रहने दीजिए ऐसे। ठीक है। अब आती है बात ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन में क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3, फिर 4 को छोड़ देना है यहाँ पे, फिर 5, फिर 6, ऑक्सीजन के लिए बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या, 4 जो छोड़ा था वहाँ उसको 4, फिर 7, ठीक है, इतनी चीज़। अब यहाँ पे क्या होता है, O3, और इनका मेटा के लिए होता है होल N, ठीक है, क्योंकि ये बहुलक फॉर्म में बनते हैं। जो आपका मेटा फास्फोरिक अम्ल है ये बहुलक के रूप में बनाता है, N लिखा है तो यानी ये इसी तरह जुड़ता जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आए कि फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के नाम क्या हैं। पहला आपको क्या करना है, नाम याद रखना है, क्या, पहले हाइपो, फिर आर्थो, फिर पायरो। इनके साथ में क्या चीज़ और आगे लगाएंगे, फास्फोरस, यानी हाइपो फास्फोरस, आर्थो फास्फोरस एंड पायरो फास्फोरस। फिर उसके बाद यही तीनों चीज़ रिपीट करनी है, बस आपको फास्फोरस की जगह फास्फोरिक अम्ल लिख देना है। हाइपो फास्फोरिक अम्ल, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, पायरो फास्फोरिक अम्ल और मेटा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। इन सब का आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पूछता है तो सबका पहले क्या करेंगे, सब में पहले PP लगा देंगे। ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है आपकी कि सब में पहले PP लगा देंगे, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल बनाना है। ऑक्सो अम्ल बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है, तो हम क्या करेंगे, सब में हाइड्रोजन और सब में ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है। अब कितने कितने हाइड्रोजन होंगे, किसमें कितने कितने ऑक्सीजन होंगे, ये चीज़ सिक्वेंस आप ये अगर याद रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ भी आप एक सिक्वेंस बना लेंगे, है। सिक्वेंस में क्या करना है कि आगे आपको हाइड्रोजन वाले में आगे 3 3 लगाना है, फिर आपको देखना यहाँ 4 4 लगा हुआ है, फिर एक एक करके एक बार 3 एक बार 4 लगा हुआ है। ये हो गए हाइड्रोजन के, है ना। फिर ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि O के पास वैसे भी 2 लिखा जाता है, O2 गैस है, तो यहाँ से आप 2 से स्टार्ट करेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये याद करने की बस एक ट्रिक है ना। तो यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 2 3, उसके बाद 4 छोड़ देंगे, 5 6, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो छूटा हुआ था 4 उसको वहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 के बाद 7 और यहाँ पर N लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ और क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको क्या पायरो लगा हुआ है वहाँ वहाँ आपको 2 लगा देना है। पायरो यहाँ पे है तो पायरो वाले में 2, और इसके अलावा यहाँ कहाँ है पायरो, P में, पायरो वाले के साथ में P के साथ में 2 लगा देना। ये आपके क्या हो गए, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। आई होप आपको ये सब अभी के अभी याद हो गया होगा, है ना। फास्फोरस के हाइलाइट्स के बारे में, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, फास्फोरस के तीनों अपरूप पढ़ लिए, अब उसके साथ साथ क्या, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं फास्फोरस के हाइलाइट्स, और इसके बाद फास्फोरस के यौगिक हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहले देख लेते हैं फास्फोरस के हाइलाइट्स क्या बनते हैं। फास्फोरस जो होता है वो आपका EX3 यानी क्या, ट्राई हैलाइड्स, और क्या EX5 यानी ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाता है। E का मतलब क्या है, जहाँ E पर आपका क्या है, E बराबर P लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसको E हटा के क्या फास्फोरस डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। चाहे आप इसको PX3
और PX5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस क्या करता है, दो तरह के हाइलाइट बनाता है। ये क्या है, ट्राई हाइलाइट, ट्राई हाइलाइट, ये क्या है, पेंटा हाइलाइट। यानी जो आपका फास्फोरस होता है वो दो प्रकार के हैलाइड्स को बनाता है, PX3 एंड PX5। एक्स की जगह पर आपका कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कुछ भी हो सकता है, ग्रुप 17 वाले। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, दो तरह के हैलाइड, पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड। एक बार देख लें इनमें कैसे बनता है ये। जैसे आपको क्या करना है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हुआ है, 15, है ना। अब इसका क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गए, है ना। अब आगे आपको क्या चाहिए, 3 और चाहिए, 3p3, है ना। यानी अगर आप हम इसको लिखना चाहें, ये तीसरा ऑर्बिट क्लास में आ रहा है, तीसरा सेल, तो यस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और पी में कितने होते हैं ऑर्बिट, 3, है ना। तो 3 में इलेक्ट्रॉन कितने गए, 3, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हुंड के नियम से ऐसे ही भरा जाता है कि पहले सब में क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, उसके बाद पेयरिंग की जाए। तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहले तीनों में एक एक रख दिया। अब हमको ट्राई हैलाइड बनाना है ना। तो ट्राई हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, एक्स आकर के 3 जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, PX3 बन जाएगा, PX3 बन जाएगा, यानी ट्राई हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें, यानी संकरण कौन सा होगा, तो यस का पूरा एक ऑर्बिट भाग ले रहा है और पी के कितने, 3 ऑर्बिट भाग ले रहे हैं। यानी यहाँ पर PX3, या आप यहाँ यक्स की जगह अगर x बराबर Cl लिख लेते हैं आप, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PCl3, है ना। PCl3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन हो जाएगा, संकरण sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें हम कि PX5 कैसे बनता है। ठीक है, PX5, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर यही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से यही चीज़, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिट होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, 5x को एडजस्ट करना है, x बराबर कितने, 5 एडजस्ट करने हैं। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आप 3 ही ले सकते हैं, इस तरह से 1 2 3 हैलाइड रख सकते हैं, जैसे पहले वाले में रखे थे। हमको रखना कितना है, 5 हैलाइड्स रखना है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट ये इसकी ग्राउंड स्टेट है ना, फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये S वाला, अब यहाँ देखना पहले कि तीसरा सेल है, तो तीसरे में कौन कौन होते हैं, S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। तो ये आपका D ऑर्बिटल में अंदर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तीसरे वाले में 1 2 3 यहाँ बना, और इसके अंदर D भी होता है तीसरे वाले में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये X में जो S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए यहाँ से क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D वाले में भेज दिया जाएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन D में भेज दिया जाएगा। 3 में क्या है, 3 में तो एक ये P है, ये यस है और ये D है। ठीक है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया गया, इसके D वाले में भेज दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 एक्स यहाँ जुड़ सकता है, 1 एक्स यहाँ जुड़ सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से 1 2 3 4 और 5, पूरे 5 हाइलाइट्स अब इस तरह से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका PCl5, चाहे वह C की जगह Cl की जगह आप कुछ भी और ले सकते हैं, यानी PX5 प्रकार का हैलाइड बन जाएगा। और इस प्रकार के हैलाइड्स यानी पेंटा हैलाइड्स में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होगा, S भाग ले रहा है, P पूरा भाग ले रहा है, D का एक ऑर्बिट, है ना। तो S पूरा ले रहा है, यस लिख लिए, P के पूरे 3 के तीनों ऑर्बिट भाग ले रहे हैं, P3 लिख लेंगे, और D का केवल
एक ऑर्बिट भाग ले रहा था, डी को अकेले रहने देंगे। यानी जो आपके PX5 यानी फास्फोरस पेंटाहेलाइड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, जबकि आपके जो ट्राईहेलाइड्स थे इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। ठीक है, क्योंकि आपको क्या हुआ था, पी वाले में आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से हमने हैलाइड्स को सीधे जोड़ दिया था। लेकिन पेंटाहेलाइड्स के लिए हमको क्या करना पड़ा, उनके एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को ले जाना पड़ा, s ऑर्बिट से निकाल करके डी में रखना पड़ा। तो वहाँ पर डी ने भी भाग लिया हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ से बना आपका sp3 और डी हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये हाइलाइट समझ में आए होंगे फास्फोरस के। आगे चलते हैं।